गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 1918 में हुआ था, और ये सेंट्रल पावर और एलीड पावर्स के बीच में लड़ा गया था। इसमें सेंट्रल पावर में कौन कौन सी टीमें थी? एक टीम में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और एलीड पावर्स वाले टीम में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये एक टीम में थी। तो दोनों में आपस में युद्ध हुआ। उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो जर्मनी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। उसके बाद उसके ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट कॉम्पनसेशन के रूप में उसे देना पड़ा एज ए प्राइस मनी। उसके बाद वीमर रिपब्लिक, जब जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसके राजा को एब्डिक्शन दे दिया गया, उसको देश निकाला दे दिया गया और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर सेटअप किया गया जर्मनी में। लेकिन वीमर रिपब्लिक को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वीमर रिपब्लिक को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये एक साइन था जो कि ट्रीटी एट वर्सालिस, वर्सालिस एक जगह था जहां पे साइन किया गया, और इसमें काफ़ी बेइज्जत किया गया जर्मनी को, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि उसकी वजह से लड़ाई शुरू हुआ। वीमर रिपब्लिक को पे करना पड़ा वॉर में जितना भी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल कंडीशन या आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। इसके लिए जिस सिचुएशन 1923 में चेंज हुआ और प्रिंटेड पेपर करेंसी जो है वो बेकार हो गए, उसका वैल्यू ख़त्म हो गया और बहुत सारे प्रिंटेड मनी सर्कुलेशन में आ गए, यानी उन्होंने अपने पैसे खुद ही छापने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पैसे की वैल्यू कम हो गई और जर्मनी की करेंसी एकदम से फॉल हो गई, ताकि उनको काफ़ी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया 1929 से 1932 तक फर्दर, जिसकी वजह से जर्मन की इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो फेल कर गया और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी लेवल काफ़ी हाई हो गया। तो फिर इन सब से नुकसान को भरने के लिए ही जर्मनी के साथ वर्सालिस में वो ट्रीटी या वो संधि साइन की गई थी। उसके बाद हिटलर का उदय हुआ। हिटलर ऑस्ट्रिया में जन्मा था 1889 में। वो जर्मनी आर्मी में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसने अपनी बहादुरी के कारण बहुत सारे मेडल जीते हुए थे। उसने जो है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का हेड था वो, जो बाद में उसे नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को। उसमें ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में हिटलर्स पार्टी जो था वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई, जिसमें उसे 37% वोट मिला, यानी 37% वोट मिला। 30 जनवरी 1933 में हिटलर जो था वो चांसलर बन गया था जर्मनी का, जो कि हाईएस्ट पोजीशन मानी जाती थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में। 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने सस्पेंड कर दिया सिविक राइट इनडेफिनेटली, मतलब एक असमय के लिए सभी जितने भी सिविलियंस के राइट थे उनको ख़त्म कर दिया। जैसे कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही, अपने आज़ादी से वो स्पीच नहीं दे सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, असेंबली भी नहीं कर सकते थे, और फायर डिक्री। ठीक है। 3 मार्च 1933 में फेमस इनेबलिंग एक्ट को पास किया गया, और इसने हिटलर को सभी पावर साइडलाइन कर दिया पार्लियामेंट का बिल्कुल भी नहीं चलता था, सिर्फ और सिर्फ हिटलर का चलता था। और फिर डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी थी जर्मनी में। उसने लीग ऑफ नेशन को भी पुल्ड आउट कर लिया 1933 में। उसने राइन लैंड पे भी री ऑक्यूपेशन कर लिया, उस पर भी कब्जा कर लिया राइन लैंड पे 1936 में। उसने इंटीग्रेट किया, उसने जोड़ा ऑस्ट्रिया और जर्मनी को 1938 में, और एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। उसके बाद उसने हमला किया पोलैंड में सितंबर 1939 में, और एक लड़ाई सी छिड़ गई फ्रांस और इंग्लैंड के साथ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई 1939 में।
तो जर्मनी ने फिर से लड़ाई की आगाज कर चुका था वो। और सितंबर 1940 में ए ट्री पार्टी पैक्ट साइन किया गया। किसके किसके बीच में किया गया? अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ट्रिपार्टी पैक्ट किसके किसके बीच में साइन किया गया था। जर्मनी, इटली और जापान के बीच में साइन किया गया था। इनको कहा जाता था एक्सिस पावर भी, एक्सिस पावर के नाम से जाना जाता था जर्मनी, इटली और जापान को। एलिड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन, जो कि बाद में टूट के रशिया में डिवाइड हो गया था, ये सभी एलिड पावर्स में थे। उसने अटैक किया सोवियत यूनियन में 1941 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया 1945 में। एलिड पावर जो थे वो जीत गए थे ये युद्ध। इसके बाद समय आया नाजी वर्ल्ड व्यू। तो उसके बाद रेशियल सुपरमेसी, यानी हिटलर ने कंसिडर किया कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो हैं, कि हम जर्मनी के जो आर्यंस है सबसे टॉप हैं, जबकि जो ज्यूज है वो सबसे नीचे हैं। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लेबनसेरम शुरू किया गया। इसका मतलब था लिविंग स्पेस। हिटलर को विश्वास था कि नए टेरिटरीज जो है वो सेटलमेंट जो है, जो नए नए जगहों पे कब्जा करके वहां जर्मनी के लोगों को बसाया जाए। नाजी बिलीव करते थे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में। हिटलर ने अडॉप्ट किया टाइटल डेर फूहरेर, जिसका मतलब था लीडर। स्लोगन दिया गया जैसे एडोल्फ हिटलर इज जर्मनी, कि एडोल्फ हिटलर ही जर्मनी है, जर्मनी इज एडोल्फ हिटलर, जर्मनी ही एडोल्फ हिटलर है। ये बहुत कॉमन हो गया था, गली गली में सुनने को मिल जाते थे ये डायलॉग। नेशनल सोशलिज्म यानी सामाजिक राष्ट्रीय सामाजिकीकरण, यानी नाजीज ने क्रिटिसाइज किया दोनों को। नाजीज ने बोला कि कैपिटलिज्म भी बुरा है, यानी किसी एक के हाथ में धन रहे वो बिल्कुल गलत है, और सोशलिज्म भी गलत है। लेकिन उसने फिलॉसफी दिया नेशनल सोशलिज्म का, कि मतलब राष्ट्र ही सब सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सबसे ऊंचा है। उसके बाद यूथ जो थे नाजी जर्मनी के, वो क्या सोचते थे? जो जवान बच्चे थे, टीनेजर्स, वो क्या सोचते थे? हिटलर ने फील किया बेटा कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी जो है उसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी से। और नाजी आइडियोलॉजी को अचीव करने के लिए उसने कुछ फर्दर स्टेप्स उठाए। वो क्या स्टेप्स थे, वो क्या कदम थे जो हिटलर ने उठाए? ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ज्यूज को डिसमिस कर दिया गया स्कूल से। जो ज्यूज के बच्चे थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया। चिल्ड्रन को अलग रखा गया। उनको माना गया कि भाई ये हमें यहाँ नहीं चाहिए, कि ज्यूज के बच्चे जो हैं वो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन हैं। और उसके बाद जेप्सीज, उनको भी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक्स जो थे वो दोबारा छपे। रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि जस्टिफाई करता था कि नाजी ही सबसे बेस्ट हैं। चिल्ड्रन को बच्चों को पढ़ाया जाता था कि वो लॉयल रहे और सबमिसिव रहे और ज्यूज से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि जर्मन यूथ को पढ़ाया जा सके स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। जब रिग्रेस आइडियोलॉजिकल पीरियड आया और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाने लगी उनको, तो उन्होंने लेबर सर्विस ज्वाइन किया। तब उन्होंने अपने आर्म्ड फोर्सेस को पहले वो सर्व करते थे और उसके बाद कोई ना कोई एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते थे। औरतों का कैसी कंडीशन थी बेटा नाजी जर्मनी में? गर्ल्स को सिखाया जाता था कि वो एक अच्छी मदर बने और प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चे पैदा करें। गर्ल्स को मेंटेन करना पड़ता था प्योरिटी ऑफ रेस, और डिस्टेंस जो था दूसरों से, मतलब गैर मर्दों से दूरी बना के रखनी पड़ती थी, क्योंकि जर्मनी लड़कियां सिर्फ जर्मन लड़कों से ही संबंध बना सकते थे। हिटलर ने कहा मेरे स्टेट में मदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन्स है, लेकिन नाजी जर्मनी में सभी मदर्स जो थी उनके साथ इक्वली बर्ताव नहीं किया जाता था। जो कि रेशियल अनडिजायरेबल बच्चों देती थी उनको पनिश किया जाता था, और जो जर्मन के बच्चे पैदा करती थी उनका मान सम्मान किया जाता था। वो औरतों को इंकरेज किया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। आर्यन वुमेन जो थी वो डिविएट थी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट से, जहां पब्लिकली उनको कंडेम्ड किया जाता था, यानी रास्ते पे बांध देते थे और सब उन्हें पत्थर से मारते थे अगर वो किसी
अलग जर्मन से अलग कहीं पे अगर वो संबंध बनाए या शादी करे तो। प्रोपेगेंडा क्या था कि नाजी रिजिम यूज करती थी प्रोपेगेंडा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक उसी तरह से जैसे आजकल कुछ न्यूज़ चैनल अपने प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि कोई एक न्यूज़ देखते हैं और उसी को चलाते रहते हैं, फिर लोगों के मन में वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसमें मास किलिंग जो था वो भी टर्म्ड किया गया। जो मास बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा मार देता था, वो उसको बोलता था मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ या फाइनल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। या यूथैनेसिया यानी जो डिसेबल्ड है, ये किसी काम के नहीं है, तो उनको भी मार देता था। सिलेक्शन और डिसइंफेक्शंस। इवैक्यूएशन का मतलब था, इवैक्यूएशन मतलब लोगों को इवैक्यूएशन नाम दिया था कि इवैक्यूएट कर दो। इवैक्यूएट मतलब इंसानों को गैस चैम्बर में डाल डाल के मार दिया जाता था। नाजी आइडियाज जो थे वो चारों तरफ विजुअल इमेज भी फैलाते थे ताकि लोग उससे देख के इंस्पायर्ड हो और कैची स्लोगन्स देते थे और लीफलेट बांटते थे। प्रोपेगेंडा फिल्म भी चलाए जाते थे जिसमें जीव से नफरत करना सिखाया जाता था। ठीक है बेटा। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो थे वो स्टीरियोटाइप थे और उनको मार्क किया गया कि जो ज़्यादा ज्यूज से रिलेटेड अपने धर्म से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन फैलाते थे उनको चुन चुन के मार दिया गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक है बेटा होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब क्या था कि मास किलिंग, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जाता था, जिसमें हजारों लाखों में ज्यूज जो थे उन लोगों को एक साथ मार दिया जाता था, उसी को बोला जाता था होलोकॉस्ट। ये भी पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में। तो उसके बाद ज्यूज जो थे उनको गैस चैम्बर में ले जाया जाता था और गैस ऑन कर दिया जाता था और जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती थी और वो मर जाते थे। तो यही इस चैप्टर में है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंट्रीज एलिट पावर में कौन से थे, सेंट्रल पावर में कौन से थे, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हिटलर ने क्या क्या किया, वो कौन से कंट्रीज थे जो कि एक्सिस पावर में थे, कंसेप्ट जो है लेवेन सेरम क्या होता है, होलोकॉस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है। फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए एटसेट्रा ये सारे चीज़ें मैप में बनाने के लिए आता है। ठीक है बेटा। तो ये वाले चीज़ें जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स भी इसमें दे रखे हैं सो दैट आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर सकें। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं 9877 022 457। थैंक यू वेरी मच। RACC।